नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक साधारण लड़के की है। वो पूरी तरह अकेला पड़ गया था। सोचिए कैसे उसने इस अकेलेपन से जूझा, कैसे वो जीत गया। अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस करते हैं तो ये कहानी जरूर सुन लीजिए। आपका मन हल्का हो जाएगा और जिंदगी का असली मतलब समझ आ जाएगा। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में। वहां की जिंदगी आसपास बहती नदी की तरह इतनी सहज और शांत थी। इसी गांव में रहता था योगेश। उम्र बस 16 साल। हमेशा हंसता मुस्कुराता, एक चुलबुला लड़का। उसके चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान हमेशा बनी रहती, जो बताती थी उसकी बेफिक्र जिंदगी की। योगेश का परिवार छोटा सा था, लेकिन प्यार से लबालब भरा हुआ। उसके पिताजी रामशरण एक सीधा साधा किसान। उनके पास 4 बीघा जमीन। वे महत्वाकांक्षी तो नहीं थे, लेकिन मेहनत में नंबर 1। सूरज उगने से पहले हल कंधे पर लिए खेत की ओर निकल पड़ते और शाम ढलते ही लौट आते। उनकी कमाई ही परिवार का सहारा थी। माँ सुशीला एक सच्ची गृहिणी, घर ही उनकी दुनिया। सुबह से शाम तक घर संभालती, खाना बनाती, पति बेटे का ख्याल रखती। उनके हाथों का साधारण सा खाना योगेश को सबसे स्वादिष्ट लगता। घर में हमेशा साफ सुथरापन और खुशबू का माहौल। हालांकि रामशरण जी छोटे किसान थे, लेकिन अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश। शाम को आंगन में चारपाई पर लेटना, पत्नी के हाथ का ठंडा पानी पीना और बेटे के स्कूल के मजेदार किस्से सुनना, यही उनका सबसे प्यारा पल। उनकी आंखों में योगेश के उज्जवल भविष्य के सपने। वे चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। किसानी की मेहनत से दूर योगेश गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में। होशियार तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई में ठीक ठाक। उसकी असली मस्ती दोस्तों के साथ। स्कूल से लौटते ही गली में क्रिकेट या नदी किनारे मजे। वो अपनी इस सादगी भरी जिंदगी से बेइंतहा खुश था। दुनिया उसके लिए माता पिता, स्कूल, दोस्त, बस इतनी ही। इकलौता बेटा था, इसलिए सारा प्यार सिर्फ उसी को। हर छोटी बड़ी जरूरत माँ बाप पूरा करते। स्कूल की नई किताब चाहिए, रामशरण जी बिना देर किए ला देते, भले खुद की कोई चीज टालनी पड़े। लगता था इस छोटे परिवार की खुशियां कभी खत्म ही ना हों। लेकिन दोस्तों, समय का क्या भरोसा, अच्छे दिन ज्यादा नहीं ठहरते। योगेश के परिवार के साथ भी यही हुआ। एक सुबह अचानक रामशरण जी की तबीयत खराब। हल्का बुखार महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने हल्के में लिया। हमेशा की तरह खेत चले गए। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। सिर में जोरदार दर्द, बदन टूट रहा, ठंड लग रही, बुखार चढ़ गया। मजबूरन खेत छोड़ना पड़ा। घर लौट आए। गांव के डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बोले बुखार तो बहुत तेज है, लगता है मलेरिया हो गया। दवाएं शुरू करते हैं, लेकिन पूरी तरह आराम जरूरी है। रामशरण जी के लिए आराम करना नामुमकिन था। उनके दिमाग में हमेशा खेत, फसल की चिंता। लेकिन इस बार बीमारी ने उन्हें पूरी तरह ढेरन कर दिया। बिस्तर से उठना भी मुश्किल। दवाएं शुरू हुई, दिन कटते गए, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं। कभी बुखार उतरता तो अचानक फिर चढ़ जाता। डॉक्टर दवाएं बदलते, नई दवाएं देते, लेकिन रामशरण जी का शरीर दिन ब दिन कमजोर और नन। इसी बीच मानो किस्मत ने ठान लिया परिवार की परीक्षा लेनी है। भारी बारिश होना शुरू हो गई। आसमान से मुसीबतें बरस रही थीं। 3 दिन 3 रात लगातार नदी उफान पर, खेत पानी पानी। रामशरण जी ने पसीने से सींची फसल सब बह गई या कीचड़ में सड़ गई। 4 बीघा हरी भरी फसल, परिवार का भविष्य कुछ ही दिनों में बर्बाद। अब संकट के बादल और काले। एक तरफ रामशरण जी का इलाज, खर्चा, दूसरी तरफ फसल गई, आमदनी खत्म। घर की बचत, दवाओं, डॉक्टर में साफ, रोजमर्रा का सामान खरीदना भी मुश्किल। राशन कम होता गया, अनाज खाली, और ऊपर से योगेश की स्कूल फीस का समय। फीस न देने पर स्कूल ने नाम काट दिया। जब योगेश को पता चला, वो उदास होकर लौटा। पिताजी से कहना चाहा, लेकिन उनकी कमजोर हालत देख मुंह बंद। रामशरण जी बिस्तर पर सब सोचते। बीमारी ने शरीर तोड़ दिया, चिंता ने मन को। घर की टेंशन, बेटे का भविष्य, फसल का नुकसान, अपनी लाचारी, सब मिलकर अंदर ही अंदर खा रहे थे। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं। सुशीला ने
बचे चावल इकट्ठे किए, 2 कटोरियां खिचड़ी बनाई। पहले योगेश को खिलाया, फिर रामशरण जी को। खुद भूखी रही। योगेश सोया तो सुशीला बिस्तर के पास बैठी धीरे धीरे रोने लगी। अब क्या होगा ना, आंसू पोंछते हुए बोली। राशन खत्म, डॉक्टर पैसे मांग रहा, खेत बर्बाद, योगेश का नाम कट गया, कैसे गुजारा करेंगे, कहां से पैसा? उनकी आवाज में निराशा, हताशा, आंसू रुकते ही नहीं। रामशरण जी सब सुन रहे थे। उनकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। चुप रहे, लेकिन दिल उठ रहा था। कुछ देर रुके, गहरी सांस ली, फिर बोले, घबराओ मत सुशीला, ये सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा रुक कर बोले, कल सुबह गांव के बनिए के पास जाना, उसे कहना हम अपनी 4 बीघा जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसा लेना चाहते हैं। सुशीला, सन्ना, जमीन गिरवी, ये तो छड़ें बेचना जैसा। आंखों में डर, लेकिन रामशरण जी ने कहा, फिलहाल कोई और रास्ता नहीं। जब ठीक हो जाऊंगा, मेहनत मजदूरी कर जमीन छुड़ा लूंगा। अगली सुबह मजबूरी में सुशीला गई। बनिया गांव का सबसे अमीर लालचीन आदमी, दूसरों की मजबूरी फायदा उठाने में माहिर। सुशीला ने बनिया को सारी विपत्ति सुनाई। बनिया चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक था। मां, उसे पता था ये मां सुनहरा मौका लक है, सस्ते में अच्छी जमीन हथियाना। उसने ऊंचा ब्याज मार लगाया, कम पैसे न दिए, छोटा समय मन दिया वापसी का। सुशीला के पास कोई चारा नहीं, सारी शर्तें मान ली। कुछ पैसे लेकर घर लौटी। घर आकर रामशरण जी को बताया। वे बिस्तर पर सुनते रहे। पता था बनिए ने मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन मंजूरी दी, कोई और रास्ता नहीं था। कुछ दिन अच्छे बीते। घर में राशन आया, डॉक्टर के पैसे चुक गए, योगेश की फीस जमा। वो फिर स्कूल जाने लगा। रामशरण जी की तबीयत सुधर रही। लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, किस्मत को और मंजूर उमर था। एक सुबह में अचानक रामशरण जी की हालत बहुत बिगड़ गई। सांस लेना मुश्किल। सुशीला ने जल्दी डॉक्टर बुलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी। डॉक्टर आने से यह पहले ही रामशरण जी ने आखिरी सांस ली। इस दुनिया को अलविदा। सुशीला के लिए बड़ा सदमा। पति को खोकर बुरा हाल। जोर जोर से रोने मारने लगी। योगेश स्कूल से लौटा। घर के बाहर भीड़। अंदर जाकर देखा, माँ बाप जमीन पर, सफेद चादर ढकी। योगेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जोर से चिल्लाया, पिताजी, मां, लेकिन कोई जवाब नहीं। गांव वालों ने समझाया, अंतिम संस्कारण किया। उस रात योगेश घर के बाहर अकेला रोता रहा। दोनों माता पिता छोड़ गए। अब बिल्कुल अकेला। चारों तरफ सन्नाटा, भविष्य अंधेरा। दुनिया बदल गई। जिस घर में मां की बाना मीठी आवाज, पिताजी की पावना हंसी, अब सुनी डरावनी जगह। बिस्तर खाली, चूल्हा ठंडा। योगेश का दिल टूटा। दिन रात रोता पूर्ण। सुबह शाम कोई मतलब नहीं। कोने में दुबकता या आंगन में सिसकियां का नाम भरता। कुछ दिन अकेला रहा। खाना और खाने की याद नहीं। भूखा प्यासा पड़ा रहता। तब पिताजी के पुराने दोस्त, पड़ोसी हरिप्रसाद मांझी दया करके बोले, बेटा योगेश, अब तू अकेला है, मेरे साथ रह, मेरे घर में एक रोटी एक्स्ट्रा में बांटना। तेरे पिताजी मेरे अच्छे साथी मानन थे। मजबूरी में योगेश उनके घर। हरिप्रसाद जी के 2 बच्चे, पत्नी। शुरू में सब ने ख्याल रखा। हरिप्रसाद जी की पत्नी योगेश के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। पत्नी बड़बड़ाने लगी, अपना घर तो ठीक, पराये का बोझन भी। हमारे 2 बच्चे, उनका पेट भरना मुश्किल। हरिप्रसाद जी गरीब थे, ज्यादा दिन बोझ न उठा सके। योगेश सब महसूस करता, खुद को बोझन समझने लगा। स्कूल लंबे, पहले बंदम। दिन भर कोने में बैठा रहता, माँ बाप याद, रोता रहता। एक दिन पिछवाड़े बैठा था, अचानक झगड़ा सुन लिया। पत्नी तीखे स्वर में, इस लड़के को कब तक रखेंगे, उसका अपना घर,
माँ बाप चले गए, हमारी में क्या गलती? बोलो। मेहनत मजदूरी करे, अपना पेट भरे। हरिप्रसाद जी, लेकिन बच्चा है, कभी काम नहीं किया। तो क्या? द पत्नी चिल्लाई। द जिंदगी है, सीखना पड़ेगा। 16 से 17 साल, बच्चा नहीं। इन योगेश सब सुन रहा, गहरा घावन लगा, समझ गया यहां जगह नहीं। चुपचाप खिसक गया, आंगन में बैठा, लेकिन कानों में खड़वे शब्दन गूंजते। शाम को आता। हरिप्रसाद जी योगेश को बिठाया, धीरे से बोले, देख बेटा, अब अकेले जीना बड़े पड़ेगा। पढ़ाई छूट गई, मेहनत मजदूरी करनी होगी, 2 वक्त की रोटी बाकस के लिए। योगेश नीचे देखता, आंसू बहते। तुम्हारा घर तुम्हारे पास, अकेले रहना पड़ेगा। मैं गरीब हूं, 2 बच्चे, उन कल से अकेला। योगेश चुपा, सिर शर्म दुखाना से झुका। अगली सुबह थोड़ी सी चीजें समेटी, विदा लेकर उजड़े घर लौटा। घर बद से बदतर, धुला, मकड़ी के जाले, दरवाजे पर फूट फूट रोया। हे भगवान, हम चिल्लाया, माँ बाप क्यों ने छीन लिए? अब क्या करूं, कहां जाऊं, अकेला कैसे जीऊं? दिल भर आया, हिम्मत ताकत खत्म, निराश लाचार। उस दिन कुछ नहीं खाया। शाम पेट जलने लगा, जिस खाने को कुछ नहीं। सोचा माँ बाप के साथ चला जाता। अगला दिन ना, भूखा, शरीर बेजान, घर से निकला, बेतहाशा चला, चौपाल पहुंचा। हम बरगद के नीचे बैठा, फिर रोया। रोना इतना मार्मिकम, पत्थर दिल पसीजन बन जाए। कुछ देर बाद बुजुर्ग गुजरे, बाबा सोमनाथ, गांव का सम्मान, अनुभव का खजाना। बाबा ने रोते देखा, धीरे पास बैठे। क्या बात है बेटा? कोमल स्वर में पूछा। इतना दुखी क्यों? इतना दुखी क्यों? योगेश रोते रोते पूरी कहानी सुनाई। माँ बाप की मृत्यु, अकेलापन, पड़ोसी के घर, कड़वी बातें, अब भूखे मरने और की कगार। बाबा सोमनाथ धैर्य से सुने, गहरी सांस ली, धीरे बोले, बेटा, इस दुनिया में हर इंसान अकेला आता, अकेला जाता। रिश्ते साथ सब बाद में बनते। तेरे माँ बाप सौभाग्य थे, अब अकेले जीना सीखा। योगेश आंसू पहुंचते। लेकिन बाबा, कैसे जीऊंगा? कुछ आता ही नहीं, कभी काम नहीं किया। बाबा मुस्कुराए, करना पड़ेगा बेटा, जीना है तो, वरना भूख मराएगी। वन कोई मदद नहीं मान करेगा। आगे बोले, ये तुम्हारी परीक्षा क्यों? तुम ही पास मान करोगे। सवाल पूछा, स्कूल जाते थे? योगेश सिर हिलाया, जी, 10वीं वाकन में था। आवाज भर गई। बाबा यपी समझाया, जैसे वो क्लास में सबको एक ज्ञान इम्तिहान में जो समझे सीखे छोड़े पास। अब जीवन का इम्तिहान तुम्हें समझना है, सीखना है। योगेश ध्यान से सुनता, बाबा की बातें दिल में उतर रही। जारी रखा, 16 से 17 साल, जवान हो, कमजोर मत समझो, मेहनत करो, मजदूरी आटी या आमलो पैसे कमाओ। जना खाना बनाना भूख सिखाएगी, मुसीबतें सिखाने मन आती, लाचार नहीं मन बनाती। सीखना है या परा मरना है, तुम्हारी मर्जी। योगेश गहरी सांस अंदर तक छू नावन गई। अंत में ननोना बाबा बोले, मैं रास्ता दिखा मार सकता हूं, चलना तुम्हारी मर्जी। एक बात याद रख, अकेले चलना पड़ता। सूरज ढलने लगा, शामान हो गई। योगेश, आप सही कह रहे, अब जब दुख भूलकर आख्यान खुद संभालूंगा, जीऊंगा। बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल, अब काम करो, खेतों में मजदूरी। योगेश हिम्मत बांधी, जी बाबा, समझ गया, कल से काम, मेहनत, हिम्मत न हारूंगा। घर की ओर चला। बाबा अपने रास्ते। नमोस रात बाहर बैठा, सोच में नॉन। तभी हरिप्रसाद जी आए, खाना लाए। खाया बेटा? नहीं, सुबह से भूखा फपता था। हरिप्रसाद जी रोटी सब्जी लाया, जम खा लो। सुना के बोले, तेरे पिताजी अच्छे इंसान, दिल चाहता रख लूं लेकिन मजबूर हूं। योगेश जल्दी खाया, फिर बोला, काम दिलवा दो। हरिप्रसाद जी, बेटा
छोटे हो खेतों में अंतुम खेतों में। हरिप्रसाद जी बोले, काम आता नहीं, इस गांव में काम भी नहीं, इस खेत मजदूरी करोगे? योगेश हिम्मत से, जो भी काम करूंगा। ठीक है बेटा, कल सुबह मेरे साथ। योगेश, तैयार हूं। अगली सुबह हरिप्रसाद जी के साथ खेत की ओर। नया अध्याय शुरू। अकेला, लेकिन हार न मानने का फैसला। गांव के बाहर विशाल खेता, सुनहरी गेहूं फसलन लहलहा रही। मजदूर दरातीन से काटते, हवा में अनाज की महक। अन्ना हरिप्रसाद जी मालिकमान के पास, साहब ये योगेश रामशरण का बेटा काम सीखना चाहता। मालिक ऊपर नीचे देखा, इतना छोटा काम कर पाएगा? योगेश हिम्मत जुटाई, साहब अब मौका दीजिए और काम कर लूंगा। ठीक है, अफसल नुकसान ना मरना हो, सही काम। पैसे पूरे। पुरानी दराती मान दी, धार मुंदी न पहली बार मन हाथों में। दूसरे मजदूर नाराम से काटते। योगेश कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक न हुआ। फंसती दराती, जन ज्यादा कम कठम, उंगलियों में छाले। हरिप्रसाद जी देख लिया, पास आए। ऐसे नहीं बेटा, दराती इस तरह पकड़ो, गेहूं यहां से मन काटो। धीरे धीरे समझाया। योगेश ध्यान से देखा। दूसरी कोशिश बेहतर। धूप तेज, पसीना टपकता, कमीज चिपकी। शारीरिक श्रम अनुजन की कठिनाई। पहली बार कमर दर्द मारन, लेकिन हार न मानी। शाम को वाम मालिक ने पैसे बांटे। योगेश की बारी। काम कम, लेकिन और नुकसान न किया। खुश हूं, पैसे दिए, पहली कमाई। चेहरे पर मुस्कान, सिक्के देखता, भविष्य में छुपा। घर लौटते, कैसा लगा बेटा? अच्छा, पहली कमाई। हरिप्रसाद जी मुस्कुराए, धीरे धीरे सीखोगे, अच्छे पैसे कमाओगे, खुद का सहारा मन बनो। आगे बोले, 4 बीघा जमीन थी ना, मेहनत से वापस लो, दूसरा में काम करो ना। योगेश दुखी स्वर, गिरवी हाथ बनिए के पास इलाज के लिए। नाम तो सुन लो, दिल दिमाग में बिठा लो। मेहनत से जमीन वापसम ने पढ़ना आता, कामयाबन हो गए। बात बैठ गई। घर आया, साफ सुथरा किया। थाका, लेकिन लबान हिम्मत। मिट्टी का चूल्हा, साग जलाने वन की कोशिश। अनन ठोड़े चावल अपकाने माता में लगा। निमां की तरह मापोन पकाते देखता था, बस उसी तरीके से पकाया, जैसे तैसे बने उन्हें खाया। और घर के बाहर बैठकर सोचने लगा कि बस अब किसी से कोई आस नहीं रखनी, खुद की कुछ करूंगा, अकेला ही सब कुछ करके दिखाऊंगा। अपनी जमीन बनिए से वापस लूंगा, खूब मेहनत करूंगा। कुछ देर बाद वही हरप्रसाद योगेश के पास आया खाना लेकर। पर योगेश ने कहा, मैंने आज खुद बनाकर खा लिया है, अब मैं सब कुछ अकेले ही करूंगा। जिसने भी मेरी मदद की उसका शुक्रिया। हरिप्रसाद योगेश की बात सुनकर खुश भी हुआ और हैरान भी। बोला, बेटा बहुत अच्छी बात है, अब मुझे लगता है कि तुम जरूर एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। भले ही वे इस दुनिया में नहीं हैं, पर तुम उनका नाम रोशन जरूर करोगे। इतना कहकर हरप्रसाद चला गया। योगेश अपने घर के बाहर ही बैठा रहा सोच में। अब उसके दिल और दिमाग में एक ही बात थी, बनिए से जमीन वापस लेनी है। कुछ दिन तो योगेश काम पर जाता रहा, गेहूं काटता रहा। आज उसने कल से भी अच्छा काम किया। शाम को पैसे लेकर वह गांव की दुकान से कुछ सामान लेता और घर आकर खाना बनाता, खाता और रात को अपने माता पिता को याद करता और कहता, मैं आपका नाम रोशन करूंगा और अकेला ही जीवन जीकर दिखाऊंगा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। योगेश गेहूं काटना सीख गया था अच्छे से। अब उसे पैसे भी पूरे मिलते थे। गेहूं की कटाई खत्म हो गई, अब काम कहीं चल रहा था। एक दिन योगेश ने सोचा कि बनिए से जमीन वापस लेने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए, क्योंकि 1 महीना काम करके योगेश के पास कुछ पैसे बच गए थे, उसने जोड़ रखे थे। अगली सुबह योगेश उस हरिप्रसाद के साथ बनिए के पास गया। हरिप्रसाद ने बनिए से बात की। इसके पिताजी ने 4 बीघा जमीन गिरवी रखी थी, ये उनका लड़का है, जमीन वापस लेना चाहता है। बनिया बोला, मेरे इतने पैसे बनते हैं, दे दो और जमीन के कागज ले जाओ। योगेश ने अपने जोड़े हुए पैसे बनिए को दिए। बनिया बोला, इतने पैसों से क्या होगा, मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद बनिया बोला, अच्छा तो एक उपाय।
हर महीने के हिसाब से मुझे यह इतने पैसे दे या करे पूरे 1 साल तक, तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे और यह जमीन के कागज ले जाए। बनिए की बात सुनकर योगेश ने कहा, ठीक है, मैं आपको हर महीने आपकी तय की गई रकम दूंगा, पूरे 1 साल तक। योगेश और वह व्यक्ति दोनों इतनी बात करके वापस आ जाते हैं। वह व्यक्ति योगेश से कहता है, बेटा हर महीने कहां से लाओगे इतने पैसे? ये चलो गेहूं की कटाई से मिल गए तुमको पैसे, अब तो काम भी बंद है। योगेश ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी काम करूंगा, पर अब इस बनिए को हर महीने पैसे दूंगा। वह जमीन मेरे माता पिता की है, उनकी यादें उसमें हैं, अब वह जमीन में लेकर ही रहूंगा। योगेश की यह बात सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है कि इसमें इतना हौसला कहां से आया, पर व्यक्ति उसका हौसला नहीं तोड़ता और कहता है, बहुत अच्छी बात बेटा, करो काम बाकी, और कहीं काम मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगली सुबह योगेश घर से निकला काम की तलाश में, पर काम तो कहीं नहीं मिल रहा था। गांव में भी कोई काम नहीं। वह खेतों की तरफ जाता है, वहां भी कोई काम नहीं होता। वह चलता चलता एक सूखी रेतीली नदी के पास पहुंच जाता है। वहां कुछ मजदूर नदी से रेत निकाल रहे होते हैं। योगेश उनके पास जाता है और कहता है, क्या मुझे भी काम मिलेगा क्या? वह आदमी योगेश को देखता है और कहता है, तुम कर पाओगे? योगेश कहता है, क्या करना है? वह आदमी कहता है, रेत से भरी टोकरी इस ट्रॉली में गिरानी है। योगेश कहता है, कितने पैसे दोगे? वह आदमी कहता है, पहले तुम काम करो, तुम्हारे काम के हिसाब से पैसे देंगे। योगेश काम शुरू करता है। वह रेत से भरी टोकरी सिर पर रखकर ट्रॉली में गिराता है। सारा दिन काम करता है। वह शाम को अच्छे पैसे मिल जाते हैं क्योंकि उसने काम अच्छा किया था। योगेश उस व्यक्ति से कहता है, क्या कल भी काम करोगे? वह आदमी कहता है, हाँ अभी काम चलेगा, यहाँ कुछ दिन। योगेश कहता है, मैं रोज आऊंगा आपके पास। उसकी बात पक्की हो जाती है। शाम को घर आकर योगेश खाना खरीदकर सोचता है कि इस काम में अच्छे पैसे हैं, बनिए के पैसे आराम से जुड़ जाएंगे इस महीने के। उस दिन से वह पैसे जोड़ने लग जाता है। 15 दिन तक योगेश वही काम करता है। रेत की टोकरियां उठाकर ट्रॉली में डालता है। बेचारा खूब मेहनत करता, धूप पसीने में। कैसे 15 दिन में उसके पास अच्छे पैसे जुड़ जाते हैं, पर अब काम फिर खत्म हो जाता है। पर उसको इस महीने की चिंता नहीं थी, क्योंकि बनिए को जो पैसे देने थे वह उसके पास थे। पर उसको चिंता यह थी कि वह जितनी जल्दी हो सके उसके पैसे देकर अपनी जमीन वापस ले, और उसे भली भांति यह भी याद था कि उसको यह सब अकेले ही करना है। अब वह काम करके इतना समझदार हो चुका था कि एक भी दिन उसको फ्री रहना मंजूर नहीं था। पर अब काम नहीं चल रहा था गांव में। वह काम की तलाश में रोज जाता, कभी खेतों में, कभी गांव में घूमता, कभी सूखी नदी पर जाता देखने कि काम तो नहीं चल रहा रेत निकालने का। पर कहीं काम नहीं मिलता उसको। 2 दिन से कहीं काम नहीं मिल रहा था। वह थका हुआ निराश हो जाता है और आज वह उसी चौपाल में जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां उसे एक बुजुर्ग ने रास्ता दिखाया था। उसको उस बुजुर्ग की बात याद आती है, निराश मत होना, तुम ही हो जो अपनी जिंदगी को सुधार सकते हो। उसको बुजुर्ग की बातें याद आती हैं और वह हौसले से भर जाता है। तभी वह वहां से उठकर घर की ओर चलता है। उसको उसके घर के आगे उसका साथ वाला व्यक्ति मिलता है। वह पूछता है, क्या बात बेटा, काम नहीं मिल रहा क्या? योगेश कहता है, 2 दिन से कोई काम नहीं मिला। वह व्यक्ति कहता है, कोई बात नहीं बेटा, बस कुछ दिन और, अब गांव के खेतों में काम शुरू होगा, धान की फसल लगने वाली है। योगेश का मन खुश हो जाता है, पर चिंता यह भी थी कि इतने दिन कुछ नहीं मिलेगा। उस रात उसने खाना खाकर बिस्तर पर लेटा था। बस सोच रहा था कि काम कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सोचते सचते सो गया। कैसे अगले दिन उठा और फिर काम की तलाश में चल दिया। पर आज वह गांव से बाहर की तरफ जा रहा था। काफी देर चलने के बाद वह एक गोदाम के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कुछ व्यक्ति गाड़ी से गेहूं की बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं। वह सोचता है कि क्यों ना यहाँ काम मांगू। योगेश गोदाम में जाकर एक व्यक्ति से बात करता है। व्यक्ति उससे कहता है, उठा लेगा गेहूं की बोरी? योगेश कहता है, जी हाँ, मैंने काम किया है। कैसे योगेश को काम मिल जाता है। वह गाड़ी से गेहूं की बोरी उठाकर गोदाम में रखता है। सारा दिन काम करता है। काम खत्म होने के बाद उसे पैसे मिलते हैं। इसमें भी पैसे अच्छे मिले उसको। कैसे योगेश उस व्यक्ति से पूछता है, क्या कल भी काम है यहाँ? वह व्यक्ति कहता है कि यहाँ गाड़ियां आती जाती रहती हैं, कोई फिक्स नहीं है, पर अभी कुछ दिन लगातार गाड़ियां आएंगी। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, तुमने काम अच्छा किया है। कैसे योगेश खुश हो जाता है। कैसे घर आकर सोचता है कि सच में अगर दिल में काम करने की चाह हो
तो काम मिल ही जाता है, और हमेशा अकेले चलो बिना डरे तो सब कुछ आसान सा लगता है। कैसे योगेश गोदाम में कुछ दिन लगातार काम करता है। अब वह आत्मनिर्भर हो चुका था। उसका हौसला बुलंद हो चुका था। दिल में कोई डर नहीं था, बस काम की लगन थी और एक सपना था कि अपनी जमीन बनिए से वापस लेनी है। कुछ दिन काम करने के बाद उसके पास अब और भी पैसे जुड़ गए थे। उसने बनिए को सीधा 2 महीने के पैसे दे दिए। बनिया भी देखकर हैरान था कि 17 साल का लड़का कैसे इतना हौसला हिम्मत है। कैसे गोदाम से काम खत्म होने के बाद खेतों में धान की फसल लगने का काम चालू हो गया। योगेश ने खेतों में जाकर धान की फसल लगानी शुरू की। वह एक खेत का काम खत्म करता तो दूसरे खेत में काम करने चला जाता। बारिश में भी काम करता। उसने खूब मेहनत की और 2 महीने लगातार धान की फसल लगने का काम किया। उसने बनिए को भी 2 महीने के पैसे और दे दिए। धान की फसल लगाने का काम खत्म होते ही योगेश के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया। अब आगे क्या? काम का सिलसिला टूट गया था, लेकिन अब का योगेश वह नहीं था जो काम न मिलने पर निराश बैठ जाता। उसने फैसला किया कि वह गांव के बाहर निकलेगा और कहीं भी कुछ भी काम ढूंढ कर लाएगा। अगले कुछ दिनों तक वह आसपास के गांवों में घूमता रहा। किसी खेत में हल चलाने का काम मिल जाता तो कहीं बाड़ बनाने का, कभी मजदूरों के साथ मिलकर ईंट धोने का काम कर लेता। हर छोटे बड़े काम को वह पूरी लगन से करता। उसकी इस लगन ने उसे आसपास के गांवों में एक विश्वसनीय मजदूर बना दिया था। लोग जानने लगे थे कि यह लड़का काम में कितनी ईमानदारी दिखाता है। हर महीने की पहली तारीख आते आते योगेश के पास बनिए को देने के लिए पैसे तैयार होते। वह समय पर जाकर किस्त जमा कर देता। पहले पहले तो बनिया हैरान रह जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का इतनी नियमितता से पैसे कैसे जुटा लेता है। एक बार तो बनिए ने उससे पूछ ही लिया, अरे योगेश, तू इतने पैसे कहां से लाता है? चोरी तो नहीं करता ना? योगेश ने गर्व से जवाब दिया, साहब, मैं दिन रात मेहनत करके यह पैसे कमाता हूं। मेरे हाथों के छाले और यह काला पड़ा शरीर मेरी मेहनत की कहानी बयान कर सकता है। बनिए ने उसकी ओर देखा। योगेश के हाथों में नए पुराने छाले थे। चेहरे पर धूप की कालिमा थी, लेकिन आंखों में एक अदम जोश था। बनिए का दिल भर आया। उसने कहा, तू सच्चा लड़का है योगेश। तेरे जैसा होनहार लड़का मैंने बहुत कम देखा है। 6 महीने इसी तरह बीत गए। योगेश ने अब तक आधे पैसे चुकाए थे। अब वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने सोच लिया था कि वह 1 साल का समय पूरा होने से पहले ही सारा कर्ज चुका देगा। एक दिन उसे पता चला कि पास के शहर में एक कारखाने में अस्थायी मजदूरों की जरूरत है। काम थोड़ा कठिन था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। योगेश ने तुरंत हाँ कर दी। अगले 2 महीने तक वह रोज सुबह 4 बजे उठता, पैदल ही शहर जाता और शाम को लौटता। इस काम में उसे दूसरे मजदूरों के साथ रहना पड़ता, जो कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, उसे गांव का गवार कहते। लेकिन योगेश ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, जमीन वापस लेनी है। इस काम से मिले पैसों ने उसकी बचत को काफी बढ़ा दिया। अब वह आखिरी एक किस्त देने की स्थिति में आ चुका था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब योगेश ने निश्चय किया कि वह आज ही सारा बकाया चुकाकर जमीन के कागजात वापस ले आएगा। सुबह सुबह वह नहा धोकर तैयार हुआ। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, जो अब भी पुराने और फीके थे, लेकिन साफ सुथरे थे। पैसे एक कपड़े में बांधकर वह सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचा। बनिए ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ योगेश? इस महीने की किस्त तो तूने दे दी थी। योगेश ने गंभीर होकर कहा, साहब, मैं आज बाकी के सारे पैसे चुकाना चाहता हूं। आप मेरी जमीन के कागज मुझे लौटा दीजिए। बनी की आंखें फैल गईं। सारे पैसे एक साथ? तू कहां से लाया इतने पैसे? योगेश ने कपड़ा खोलकर पैसे गिनकर बनिए के सामने रख दिए। ये लीजिए साहब, पूरे पैसे। अब आप मेरे कागज दे दीजिए। बनिए ने पैसे गिने। सही थे। उसने योगेश की ओर देखा। उस नौजवान के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। शरीर दुबला पतला था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से भरपूर। बनिया खुद से बुदबुदाया, नहीं, यह संभव नहीं है। मैंने सोचा था यह लड़का एक भी किस्त पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने न सिर्फ सभी किस्तें समय पर दी, बल्कि 6 महीने पहले ही सारा कर्ज चुका दिया। वह योगेश के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा योगेश, तेरी हिम्मत, तेरे हौसले को सलाम है। तूने 17 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो आदमी 25 साल की उम्र में भी नहीं कर पाता। बेटा, तूने अपनी जमीन वापस ले ली मुझसे, सारा कर्ज चुका दिया अपने पिता का। बनिए ने आगे कहा, बेटा, वरना कुछ लोग होते हैं जो हार मान लेते हैं, पर तूने हार नहीं मानी। अपने दम पर अकेले ने वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। योगेश ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, मुझे बस इतना पता है
कि इंसान को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। बनिए ने कहा। शाबाश बेटा। और उसने अलमारी खोलकर जमीन के सभी कागजात निकाले और योगेश को सौंप दिए। योगेश ने कागजात हाथ में लिए। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कोई साधारण कागज नहीं थे। ये उसके माता पिता की यादों का प्रतीक थे। उनके संघर्ष की कहानी थी और उसकी अपनी जीत का सबूत था। वह कागजात लेकर घर लौटा। रास्ते भर उसकी आंखें नम रहीं। घर पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कागजात को माथे से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू दुख और खुशी का मिश्रण थे। दुख इस बात का कि उसके माता पिता आज उसे यह क्षण देखने के लिए जिंदा नहीं थे। वे नहीं देख सके कि उनका बेटा कैसे उनकी विरासत को वापस हासिल किया, और खुशी इस बात की कि उसने अपने माता पिता की यादों को वापस पा लिया था। उस जमीन को वापस पा लिया था जहां उसके पिता दिल से खुशी से काम किया करते थे। वह बार बार कागजों को देखता, उन्हें छूता, मानो उनमें से उसके माता पिता की गर्माहट महसूस कर रहा हो। उस रात वह बिना खाए पिए ही सो गया, लेकिन उसकी नींद में भी वह कागजात उसके सीने से लगे हुए थे। अगली सुबह योगेश जल्दी उठा। वह सीधे अपनी जमीन पर गया। 4 बीघा की वह जमीन अब भी वैसी ही पड़ी थी जैसी उसके पिता के जाने के बाद से थी। जंगली घास और झाड़ियों ने उसे घेर रखा था। योगेश खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और अपने माता पिता को याद किया। उसे लगा जैसे वह उसकी आवाजें सुन रहा है। आंखें खोलकर उसने जोर से कहा, आज से मैं अपने खेत में काम करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। लेकिन अभी तो उसने सिर्फ जमीन समझ चुका था कि सही ज्ञान के बिना खेती में सफलता मुश्किल है। वह गांव के अन्य किसानों से मिलता, उनके अनुभव सुनता और अपनी बातें साझा करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन कई किसान उसके खेत देखने आए। वे हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र का लड़का इतनी अच्छी खेती कैसे कर रहा है। योगेश, तुमने यह सब कैसे सीखा? एक बुजुर्ग किसान ने पूछा। योगेश ने विनम्रता से जवाब दिया, चाचा, किताबें पढ़कर और मेहनत करके। जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तो वह खुद ही सब कुछ सीख जाता है। दूसरे सीजन में योगेश ने और भी आधुनिक तरीके अपनाए। उसने अपनी बचत से खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया, जिससे पानी की बचत होती थी। उसने अलग अलग सब्जियों के लिए अलग अलग खाद का इस्तेमाल किया। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार की फसल पहले से भी बेहतर हुई। अब योगेश की सब्जियां सीधे शहर की बड़ी मंडियों में जाने लगी। उसकी गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति के कारण व्यापारी उससे सीधे जुड़ गए। आमदनी बढ़ने लगी और योगेश ने धीरे धीरे अपनी जमीन का और विकास किया। एक शाम योगेश अपने खेत के किनारे बैठा था। तभी हरिप्रसाद वहां आए। योगेश ने उन्हें देखते ही उठकर प्रणाम किया। बेटा योगेश, हरिप्रसाद ने गर्व से कहा, आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख रहे होंगे और तुम पर गर्व कर रहे होंगे। योगेश की आंखें नम हो गईं। चाचा, अगर आपने उस दिन मेरी मदद ना की होती, मुझे पहला काम ना दिलाया होता, शायद मैं आज यहां ना होता। हरिप्रसाद ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो बस एक रास्ता दिखाया था। चलना तो तुम्हें ही था और तुमने न सिर्फ चला बल्कि दौड़ लगा दी। योगेश ने हरिप्रसाद के परिवार की आर्थिक रूप से मदद जारी रखी। वह जानता था कि संकट के समय उन्होंने ही उसका साथ दिया था, भले ही वह सीमित समय के लिए ही क्यों ना रहा हो। धीरे धीरे योगेश ने अपनी खेती का विस्तार किया। उसने कुछ और मजदूर रखे और आसपास के युवाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। वह चाहता था कि गांव के दूसरे लोग भी आधुनिक खेती अपनाएं। आज योगेश 20 साल का हो चुका है। वह ना सिर्फ एक सफल किसान है, बल्कि पूरे इलाके में एक मिसाल बन चुका है। गांव वाले उसे अब सम्मान से योगेश जी कहकर बुलाते हैं। जो लोग कभी उसके परिवार को नीची नजरों से देखते थे, आज उसी के सलाह लेते हैं। एक दिन गांव के सरपंच ने एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें योगेश को मुख्य अतिथि बनाया गया। सबके सामने बोलते हुए योगेश ने कहा, मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सीखा कि जीवन में कभी कभी हमें अकेले ही चलना पड़ता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमारे साथ कौन है, बल्कि यह है कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। उसकी बातें सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया तो युवाओं ने उसे अपना आदर्श माना। आज योगेश का नाम पूरे क्षेत्र में एक मेहनती और सफल किसान के रूप में जाना जाता है। उसने न सिर्फ अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया, बल्कि उनका नाम रोशन किया। उसकी कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितनी भी बुरी हालत से क्यों ना गुजरे, अगर वह अकेला भी हिम्मत ना हारे और मेहनत करता रहे, तो वह अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। योगेश आज भी हर सुबह अपने खेत में जाता है और शाम को घर लौटता है, लेकिन अब उसकी आंखों में वह डर नहीं रहता, बल्कि एक नई उम्मीद और नए सपने होते हैं। वह जानता है कि जीवन का हर संघर्ष उसे और मजबूत बनाता है और आगे बढ़ते रहने का हौसला देता है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अंततः हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरे लोग चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, वे केवल सहयोगी हो सकते हैं। यात्रा पूरी करनी हमें खुद ही है। अकेलापन कोई श्राप नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को जानने, अपनी शक्ति को पहचानने और आत्मनिर्भर बनने का। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी मंजिल का रास्ता हमें खुद ही बनाना है, तो हर चुनौती एक पाठ बन जाती है और हर कठिनाई हमें और मजबूत बना देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद अगर आपने भी ठान लिया है कि अब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखें, अब मैं अकेला चलूंगा। आइए मिलकर एक ऐसा समुदाय बनाएं जो अकेलेपन को कमजोरी नहीं, ताकत मानता है। आपका एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है।